नमस्कार, यू आर मोस्ट वेलकम। समर में चोट खाता है, उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है। सृजन में चोट खाता है, छेनी और हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। हम आधुनिक इतिहास श्रृंखला की अगली कड़ी में या कल की बात को हम कनेक्ट करते हुए जब देखा कि 15 जून 1756 में सिराज ने फोर्ट विलियम पर हमला किया और अंग्रेज भागकर फुल्टा द्वीप पर शरण लेते हैं। वहाँ से 5 दिन बाद जो अंग्रेजों की तरफ से जो प्रभारी था कलकत्ता का, रोजर ड्रेक, आकर माफ़ी मांगता है। फुल्टा द्वीप पर से फिर अंग्रेज वापस आते हैं और इधर कलकत्ता में माणिकचंद को कलकत्ता का प्रभारी बनाकर सिराजुद्दौला अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट जाता है। लेकिन सिराज के कुशल नेतृत्व के कारण अंग्रेज इतना अपमानित हुए तो उसका बदला लेने के लिए हालवेल नामक अंग्रेज सिराज को अपमानित करने के लिए एक संस्मरण लिखता है, अलाइव द वंडर। उसमें लिखता है कि 20 जून 1756 के दिन सिराजुद्दौला ने 146 लोगों को एक कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें दम घुटने से लोगों की मौत हो गई। मात्र उसमें 23 लोग बचे, जिसमें से स्वयं हालवेल भी था। हालवेल ऐसा आरोप लगाता है, इसको कलंकित करना चाहता है सिराज को, कि सिराज इस तरह से मारा था। तो होता यह है कि जब इस घटना को कनेक्ट करते हुए हम लोग आगे चलते हैं, अब जब इधर बीच में एक बात और आ जाती है कि पूर्णिया के नवाब और जो सूबेदार थे, पूर्णिया के सूबेदार शौकत जंग से भी मुकाबला चल रहा था, क्योंकि उत्तराधिकार की लड़ाई में। तो एक युद्ध होता है, बिहार का एक जिला है कटिहार जिला। कटिहार जिले में एक स्थान है मनिहारी। मनिहारी का युद्ध होता है। मनिहारी का युद्ध, एक तरफ शौकत जंग और दूसरी तरफ मोहनलाल थे सिराजुद्दौला की तरफ। इस तरह ही कहें कि सिराज का पक्ष था सिराजुद्दौला। तो इसमें शौकत जंग मारा गया और सिराज विजयी होता है। और ये भी एक घटना है उसी 1756 के महीने की, जब ये मारा गया। तकरीबन अक्टूबर 1756 की घटना है। तो मनिहारी का युद्ध शौकत जंग और सिराजुद्दौला के जो प्रतिनिधि थे मोहनलाल दीवान, उनके बीच लड़ा गया। अच्छा, जब अंग्रेजों को ये बात पता चलती है कि कलकत्ता में सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया है, फोर्ट विलियम के पतन की सूचना जब मद्रास में लॉर्ड क्लाइव को पता चलती है, तो फोर्ट विलियम के पतन की सूचना मद्रास में लॉर्ड क्लाइव को चलती है। जब लॉर्ड क्लाइव को फोर्ट विलियम के पतन की सूचना पता चली, जब इसकी कि फोर्ट विलियम का पतन हो गया है, सिराज ने कब्जा कर लिया है, फिर वहाँ मद्रास से, अगर मैं ये कहूँ, यहाँ मद्रास से फिर कलकत्ता की तरफ, मद्रास और यहाँ कलकत्ता की तरफ क्लाइव तथा वाटसन, ये जल सेना की टुकड़ी लेकर चलता है
जल सेना का नेतृत्व करता है वाटसन और क्लाइव थल सेना का। ये दोनों सेना लेकर कलकत्ता की तरफ कूच करते हैं। कलकत्ता की तरफ जाकर पुनः 2 जनवरी 1757 को 2 जनवरी 1757 को पुनः कलकत्ता पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। अब चूंकि सिराजुद्दौला के ऊपर दोहरा नियंत्रण पड़ रहा था, दोहरा दबाव पड़ रहा था, ये अलीनगर की पृष्ठभूमि बनती है। अलीनगर, सिराजुद्दौला यानी बंगाल का नवाब, उस कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा था। तो अलीनगर की संधि की पृष्ठभूमि है कि अब क्या पता चला कि जब वाटसन और क्लाइव दोनों लोग सेना लेकर कलकत्ता पहुंचते हैं, कलकत्ता पर अधिकार कर लेते हैं, और कलकत्ता में यहाँ बजबज एक स्थान है, बजबज बंदरगाह, बजबज पर पहले कब्जा कर लेते हैं। अब इधर जब सिराजुद्दौला को पता चला तो सिराजुद्दौला को अब दोहरा दबाव पड़ने लगा। एक तो ये कि हालवेल ने अपमानित कर दिया था, कह दिया था सिराज ने जबरदस्ती 146 लोगों को कोठरी में ठूंस दिया है, जबकि इस तरह की घटना तत्कालीन इतिहासकार गुलाम हुसैन साहब ने सियार उल मुतकहरीन में इस तरह की कोई बात नहीं लिखते हैं। अब होता है तो उस समय 2 घटनाएं घटित हो रही थी। एक तो उसे मिटाना चाहेंगे कि बाहर का आक्रमण, एक तो उस समय अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का खतरा चल रहा था। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण की आशंका थी। एक तो ये बात हो रही थी, और दूसरी जो बात चल रही थी कि उसके आंतरिक दुश्मन बढ़ गए थे। सिराज के आंतरिक दुश्मन बढ़ रहे थे, और जो बाह्य आक्रमण की, एक तो बाह्य आक्रमण था, बाह्य आक्रमण इसे मैं कह सकता हूं कि बाह्य आक्रमण या बाहरी आक्रमण का खतरा, एक तो इसके घर में ही। दूसरी बात, अब ऐसी स्थिति में सिराज मजबूर हो जाता है अलीनगर की संधि करने के लिए अंग्रेजों के साथ। अब यहाँ पर अलीनगर की संधि होती है, मतलब अगर ये ना करता तो समस्या ये थी कि इधर से अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता, अंग्रेज उसका लाभ उठा करके इसी के साथ जुड़ जाते, तब भी सिराज को खतरा होता। और दूसरी बात ये थी कि सिराज अपने ही कुछ लोगों को आंतरिक रूप से नाराज कर रखा था, वे लोग मिलकर षड्यंत्र रच रहे थे। अब यहाँ पे अलीनगर की संधि होती है, और वो संधि होती है 9 फरवरी 1757 को, अलीनगर की संधि। याद यही रखना है, अलीनगर की संधि। डेट है 9 फरवरी, क्योंकि जनवरी में तो अंग्रेजों ने कब्जा कर ही लिया था कलकत्ता पे, लेकिन अब ऐसे में सिराज के पास संधि के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। तो 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती है। एक तरफ अंग्रेज होते हैं, एक तरफ सिराजुद्दौला। अच्छा, अंग्रेजों की ओर से एक तो वाटसन और क्लाइव, मुख्य रूप से क्लाइव ही था, और इधर सिराजुद्दौला। इनके मध्य जो है अलीनगर की संधि होती है। तो जो अंग्रेजों का पक्ष रख रहे थे, अब यहाँ पे होता क्या है, तो इसकी पृष्ठभूमि क्या होती है
इसकी पृष्ठभूमि क्या होती है, इस बात को हम समझने के लिए थोड़ा सा आपको हम पीछे की तरफ ले चलते हैं। तो इस बात को देखें हम, तो होता क्या है कि ये अलीनगर की संधि थी, इसमें क्या क्या तैयार किया जाता है। पहली बात तो सिक्के ढालने का अधिकार मिल गया अंग्रेजों को। सिक्के ढालने का अधिकार। और सिराज बेचारा करता क्या, अलीनगर संधि मानने के लिए वो विवश था, ढालने का अधिकार मिला अंग्रेजों को। अंग्रेजों को मिला अब कि अभी सिक्के ढाल सकते हैं, एक बात ही हुई। दूसरी बात 19 अगस्त 1757 को कलकत्ता में, इसी के अंतर्गत कहे 18-19 अगस्त के बीच की बात है, या डेट कोई भी मान लेते हैं, 18-19 अगस्त 1757 को, हालांकि ये प्लासी के युद्ध के बाद की घटना है, 57 को नोट कर ले हैं, ये नोट में हम ले लेते हैं। कलकत्ता में टकसाल की स्थापना हुई थी। ये अलीनगर संधि के अंतर्गत ही जो अधिकार मिला था, आगे चलकर टकसाल की वहां स्थापना होती है। यद्यपि अलीनगर की संधि तो 9 फरवरी को ही हो गई थी, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी। और इन्होंने कहा कि चंद्रनगर से फ्रांसीसियों को भगाने की शर्त, सिराज और अंग्रेजों के बीच ये समझौता हुआ। अलीनगर संधि में ये कहा गया कि चंद्रनगर से दोनों लोग मिलकर फ्रांसीसी को भगाएंगे। फ्रांसीसी शक्तियों को भगाने की शक्तियों को भगाने की शर्त। उन्होंने वादा किया कि अगर अंग्रेज ये सोचते थे कि अगर चंद्रनगर में फ्रांसीसी रहेंगे तो ये इनके कट्टर दुश्मन हैं और ये कहीं न कहीं सिराज के साथ मिलकर षड्यंत्र रच सकते हैं। तो इन्होंने सिराज से कहा कि हम सभी लोग मिलकर चंद्रनगर से फ्रांसीसियों को भगाएंगे, अर्थात इनको नहीं आने देंगे। और दूसरी बात, जब हालवेल ने इन पे इतना आरोप लगाया तो अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के ऊपर हर्जाना लाद दिया, मतलब युद्ध की क्षतपूर्ति। कहा कि युद्ध में बड़ा नुकसान हुआ है, तो इसके लिए सिराज को 3 लाख रुपए देने पड़े। युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में सिराज द्वारा अंग्रेजों को 3 लाख रुपए दिए गए। अब 3 लाख रुपया भी देना पड़ा। अब बेबस सिराज बेचारा करता क्या था? बेबस सिराज बेचारे के पास इसके अलावा कोई अन्य चारा नहीं था। तो सिराज तो बेचारा बेबस था, लेकिन इतने से ये जो अंग्रेज थे, शातिर अंग्रेज नहीं मानते हैं। अब शातिर अंग्रेज क्या करते हैं, मैं यहां लिख दे रहा हूं कि शातिर अंग्रेज इतने से नहीं माने, नहीं माने तो क्या किया उन्होंने? ऐसे में अब वो षड्यंत्र रचते हैं। ये ऐसे में देख रहे थे कि कमजोर कड़ी कौन सी है।
सिराज, ऐसे में सिराज की कमजोर कड़ी, सिराज की कमजोर कड़ी क्या है या कमजोर कड़ियां क्या है? कड़ियां क्या है? क्या है? इसको अंग्रेज पहचानते हैं। और ये जो सिराज की कमजोर कड़ियां थी, सिराज ने क्या किया था कि अपने ही घर में अपने लोगों को समझिए नाराज कर रखा था। तो अब जिसे जो कमजोर कड़ियां थी, सिराज अपने ही लोगों को नाराज कर रखा था, नाराज कर रखा था। और इसकी सूचना क्लाइव को पता चली। इसकी सूचना क्लाइव को जब मिली, क्लाइव जान गया कि इनकी कमजोर कड़ियां क्या है। तो एक शत्रु की एक ये भी पहचान है, जो विजेता होता है वो पहले अपने शत्रु की कमजोर कड़ी भी ढूंढता है। तो देखा कि कौन कौन थे, कौन कौन सी कमजोर कड़ी थी सिराजुद्दौला की। पहला था मीर जाफर, जो मीर बख्शी था। मीर बख्शी का मतलब जो प्रधान सेनापति होता है, जो सेनापति होता है, उसे मीर बख्शी बोला जाता था। तो मीर जाफर, पहली बात की पहली कमजोर कड़ी था मीर जाफर, जिसे इतिहास में गद्दार मीर जाफर भी कहा जाता है, जिसका नाम इतिहास में गद्दार मीर जाफर कहा जाता है। और यह सिराजुद्दौला की सेना में सेनापति था। सिराज की सेना का सेनापति, की सेना का सेनापति था। तो फिर और इसको क्या कि नवाब ने इसके पद से बर्खास्त कर दिया। नवाब ने मतलब सिराजुद्दौला ने, नवाब ने इसके पद से बर्खास्त किया था। बस बर्खास्त किया था, फिर बाद में इसे रिटेन कर दिया। लेकिन इसके बावजूद यह बेहद नाराज था, यह बेहद नाराज था, नाराज था। हुआ क्या कि मीर जाफर को एक बार सेना मीर बख्शी के पद से हटा दिया था, बर्खास्त कर दिया था, फिर से पद पे लिया, लेकिन अब वो इसके मन में ग्लानि हो गई, जिससे मीर जाफर नाराज हो गया। अब अंग्रेजों को पता चल गया कि मीर जाफर भी नाराज है, तो अब इनको अपनी ओर मिलाने की कोशिश अंग्रेज करेंगे। दूसरा व्यक्ति था राय दुर्लभ। राय दुर्लभ दीवान के पद पर कार्यरत था। नाम है राय दुर्लभ। यह दीवान के पद पर था, दीवान के पद पर था। लेकिन समस्या ये थी कि इसकी दीवानी चलती नहीं थी। लेकिन इसकी दीवानी उतनी नहीं चलती थी, अर्थात नहीं दक्ष था, चलती थी कि जितनी मोहनलाल की, कि जितनी मोहनलाल की। मोहनलाल एक कश्मीरी युवक था, कश्मीरी युवक था। जितनी कि मोहनलाल की चलती थी। तो जब राय दुर्लभ की दीवानी उतनी अच्छी नहीं चलती थी, अब मोहनलाल अच्छी दीवानी कर रहा था, तो सिराज ने क्या किया, राय दुर्लभ को डिप्टी दीवान बना दिया। कहने का मतलब नायब
का पद दे दिया, अर्थात मोहनलाल के अधीन कर दिया। तो जिसके कारण राय दुर्लभ भी बहुत नाराज हो गया। तो दो व्यक्ति नाराज हुए, एक तो मीर जाफर नाराज हुआ, दूसरा राय दुर्लभ नाराज हुआ, और तीसरा व्यक्ति इसका नाम था फतेह चंद। फतेह चंद, फतेह चंद ये बड़ा जिसको मुगल बादशाह ने जगत सेठ की उपाधि दी थी। इसे मुगल बादशाह ने जगत सेठ की उपाधि दी। उपाधि दी थी। यह बंगाल का बैंकर हुआ करता था। यह बंगाल का बैंकर था। यह बंगाल का बैंकर था। हुआ ये कि एक बार सिराज इसे अपने दरबार में बुला के अपमानित कर दिया। सिराज ने अपने दरबार में बुलाकर अपमानित कर दिया था। अपमानित किया था, अब जिससे ये भी सिराज का दुश्मन बन गया। तो इस तरह से मीर जाफर दुश्मन बना, राय दुर्लभ दुश्मन बना और फतेह चंद, तीन दुश्मन बन गए। चौथा व्यक्ति आता है, इनको मिटाएं। चौथे व्यक्ति का नाम आता है अमीचंद। अमीचंद। तो अब अमीचंद ये क्या करता था कि जो ये तीनों नाराज व्यक्ति थे, इनके बीच और क्लाइव के बीच समझौता करवाता, गुप्त समझौता करवाता था। गुप्त समझौता, गुप्त समझौते की मध्यस्थता करता था। मध्यस्थता किया, और जब मध्यस्थता की तो सबकी कुछ न कुछ मांग थी। मीर जाफर बंगाल का नवाब बनना चाह रहा था। इनकी राय दुर्लभ को पूरी दीवानी चाहिए थी। इनको फतेह चंद का अपना बदला लेना था। और साथ में जो अमीचंद था, कहा ठीक है आप तीनों लोग इकट्ठा होइए। और इधर क्लाइव के बीच, क्लाइव से कहता है, ये अमीचंद मध्यस्थता करता है किसके बीच, अंग्रेज क्लाइव और ऊपर के तीनों व्यक्तियों के बीच। कहता है कि ठीक है, आप जब युद्ध जीत जाएंगे तो हमको 50% राज पूरा हमको दे देंगे। और तमाम इसने समझौते तय किए। तो थोड़ी सी पृष्ठभूमि हम समझते हैं। तो सबके हिस्से कुछ न कुछ तो आया, और यहाँ अमीचंद के हिस्से कुछ नहीं नजर आया। तो अमीचंद ने कहा कि क्लाइव को धमकी दे डाली। किसने? अमीचंद ने। अमीचंद ने क्लाइव को धमकी दे डाली। क्या धमकी दी? कही कि जो आप मानिकचंद, अमीचंद, जगत सेठ, मीर जाफर, राय दुर्लभ, अन्य लोगों से जो आप गुप्त समझौता किए हैं, यदि अगर मुझको बंगाल के खजाने का 50%, बंगाल के 50% हमको दीजिए, एक बात।
अगर आपने नहीं दिया तो हम सारी सूचना नवाब को बता देंगे। तो क्लाइव बड़ा शातिर था, उसने कहा ठीक है, इस तरह से बात मानेंगे ना। तो इनको बहकाने के लिए लॉर्ड क्लाइव ने जो जो अमीचंद की मांग थी उस सारी मांग को एक दो पत्र तैयार करता है, एक श्वेत पत्र, एक लाल पत्र। तो एक श्वेत पत्र, एक श्वेत पत्र और एक लाल पत्र, मतलब दो कागज तैयार किए जाते हैं, एक लाल कागज और एक श्वेत पत्र। तो जो श्वेत पत्र था, दोनों पर जो सफेद रंग का दस्तावेज था ये वास्तविक था, ये वास्तविक था। लेकिन ये जो लाल पत्र था ये फर्जी था, इसको फर्जी तरीके से तैयार किया गया था। इसने क्या किया, जो सफेद रंग का दस्तावेज था वो वास्तविक था। आज भी देखिए, जब भी भारत सरकार के कोई कार्य होते हैं तो व्हाइट पेपर पे जारी किए जाते हैं, श्वेत पत्र दीजिए, मांग की जाती है कि इस पर श्वेत पत्र दीजिए, श्वेत पत्र निकाला जाता है। आज भी इसी श्वेत पत्र की नकल होती है शासन प्रशासन में। तो जो लाल रंग का दस्तावेज था उस पर क्लाइव ने वाटसन का फर्जी दस्तखत कर दिया। इस लाल रंग के दस्तावेज पर, ये जो लाल रंग का दस्तावेज था, क्लाइव ने फर्जी दस्तखत बनाए। दस्तखत क्लाइव किसका? वाटसन का। वाटसन का फर्जी दस्तखत क्लाइव ने बना दिया और खुद सिग्नेचर उस पर अभी नहीं कर रहा है। और इसमें लिख दिया कि 30 लाख रुपए के साथ नवाब के खजाने की आधी रकम आपको दी जाएगी। 30 लाख रुपए प्लस जब नवाब हार जाएगा युद्ध में तो नवाब के खजाने की आधी रकम अमीचंद को दी जाएगी। ये फर्जी पत्र पे ये बातें लिख गई। तो यानी जो जो इसने कहा वो चीजें इसने मान लिया। तो इस तरह से अमीचंद का मुंह बंद हो जाता है। अब यहां पर प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई है। अब देखते हैं कि अब अमीचंद भी चुप हो जाता है। तो देखते हैं कि क्लाइव के झांसे में कौन कौन आता है। अर्थात हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी, पानी जहां कम था। सिराज के अपने ही लोगों ने सिराज को बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद करते हैं जरा देखें। पहला तो माणिक चंद को अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिला लिया। माणिक चंद, जिसको सिराज ने कलकत्ता का प्रभारी बनाया था। कलकत्ता का प्रभारी। दूसरा, एक तो ये हुआ। दूसरा व्यक्ति जो अमीचंद था, अमीचंद ये कलकत्ता का व्यापारी था। कलकत्ता का व्यापारी जो गुप्त समझौते की मध्यस्थता करता था। और तीसरा जो जगत सेठ की उपाधि दिया था मुगल बादशाह ने, जिसे जगत सेठ, अर्थात इसका नाम था जगत सेठ का क्या? फतेह चंद। फतेह चंद जो बंगाल का बैंकर था। बंगाल का बैंकर
बंगाल का बैंकर था। और जो चौथा व्यक्ति था मीर जाफर, मीर जाफर ये मीर बख्शी के पद पर था। मीर बख्शी मतलब सेना, मीर बख्शी अर्थात सेनापति। मीर बख्शी का मतलब सेनापति। इसे बर्खास्त करने की धमकी दे डाली सिराज ने और एक बार सस्पेंड भी किया था। तो इस तरह से बड़ा नाराज था। और पांचवा व्यक्ति राय दुर्लभ, राय दुर्लभ। राय दुर्लभ जान रहे हैं कि दीवान था पहले, जिसको मोहनलाल के अधीन कर दिया गया था। तो ये नाराज हो गया था। और एक सेना में एक और अधिकारी था खादिम खां, खादिम खां सेना, सिराज की सेना में अधिकारी था। सिराज की सेना में अधिकारी था। अब इतने लोग एकजुट हो जाते हैं, सबके सब मिल करके षड्यंत्र रच देते हैं और सबको लॉर्ड क्लाइव ने बहलाया फुसलाया। किसने? लॉर्ड क्लाइव ने। मैं अगर इस तरह से लिखूं कि सबको क्लाइव के झांसे में आकर मिलने वाले, क्लाइव के झांसे में आकर मिलने वाले, ये लोग क्लाइव के झांसे में आकर मिल गए और यहीं से प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। अब प्लासी का युद्ध होगा। तो एक बार आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब इतने लोग मिल करके षड्यंत्र रचते हैं, सबके कुछ न कुछ अपने फायदे के लिए। क्लाइव के झांसे में सभी लोग आ गए थे और क्लाइव अपनी सेना तैयार करता मजबूती के साथ। एक अब यहाँ से प्लासी का युद्ध शुरू होता है, जिसे इतिहास में बहुत मशहूर युद्ध है, प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। और ये लड़ा गया था, एक तरफ तो सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ वो लॉर्ड क्लाइव प्लस वाटसन, जो वहाँ का जल सेनाधिकारी था। और कुछ सिराज के विश्वासघाती जैसे यार लतीफ़, एक का नाम था यार लतीफ़, राज दुर्लभ, तमाम लोग थे। अच्छा हुआ क्या, ये तो अंग्रेजों का पक्ष था और इधर सिराजुद्दौला के जो सहयोगी थे, सिराजुद्दौला के सहयोगी कुछ, एक तो मोहनलाल बहुत विश्वास पात्र था, इसीलिए राय दुर्लभ को हटा करके इसको दीवानी दे दी गई थी, कश्मीरी वक्त था। तो मोहनलाल और दूसरा सहयोगी सिराज का था, जिसका नाम था मीर मर्दान। जैसे नाम था वैसे काम भी इसका किया इसने, मीर मर्दान।
और प्लस कुछ संख्या में फ्रांसीसी। हाँ, और बाकी थे तो सब मीर जाफ़र वगैरह भी थे। मीर जाफ़र तो था इसी की तरफ से, मीर जाफ़र था सिराज की तरफ से, सिराज की ओर से, परंतु आंतरिक रूप से अंग्रेजों की ओर से। जरा एक बात समझते हैं पहले, प्लासी का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? तो भागीरथी नदी के तट पर, भागीरथी नदी के तट पर, भागीरथी नदी के तट पर ये प्रश्न पूछा जा। यहीं पे अगर मैं बताना चाहूं कि यहाँ पे जब गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलती है और यहाँ आती है तो पहले जाह्नवी होती है, जाह्नवी नदी के नाम से आती है, और आगे चलकर जब गोमुख झील से निकलती तो ये भागीरथी नदी हो जाती है, और इधर से मंदाकिनी आके देवप्रयाग में मिल जाती है, तब यहाँ गंगा बन जाती है। तो ये भागीरथी नदी उत्तराखंड में भी है, ये मुख्य धारा है, मुख्य सहायिका है। और यही आगे चल करके जब यही गंगा नदी बंगाल में पहुंचती है, इधर ये जब गंगा नदी बंगाल में पहुंचती है तो फिर ये दो भागों में बढ़ जाती है, एक हुगली हो जाती है नीचे की शाखा, और एक भागीरथी हो जाती है जो सीधे बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो भागीरथी नदी उत्तराखंड में भी है, और ये भागीरथी पश्चिम बंगाल या बंगाल में वितरिका के रूप में है। तो ये बंगाल वाली भागीरथी नदी के तट पर प्लासी का युद्ध हुआ था। ये बात जानते रहिए, कभी भूगोल में भी हम लोग इसको पढ़ते हैं और पढ़ेंगे भी। तो होता ही है कि जब मोहनलाल और मीर मर्दान वीरता पूर्वक लड़ते हुए युद्ध में मारे गए, इसके बावजूद जब देखा कि युद्ध ठीक ठाक स्थिति में आ भी गया था, लगभग सिराजुद्दौला युद्ध जीतने वाला था, तब तक मीर जाफ़र, जिसे गद्दार मीर जाफ़र कहा जाता है, मीर जाफ़र ने कहा सिराज से कि अब आप अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट जाइए, अब हम बाकी का काम अब पूरा कर देंगे, आप चले जाइए। विश्वस्त कर देता है, आश्वासन देकर अब क्या करते हैं, सिराजुद्दौला अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर चला जाता है। और जैसे ही मुर्शिदाबाद जाता है तो मीर जाफ़र, रायदुर्लभ और जितने भी षड्यंत्रकारी थे, खास करके मीर जाफ़र, लॉर्ड क्लाइव से हाथ मिलाया और आंखों ही आंखों में बात कर लिया कि अब अपना काम बन गया। अब होता क्या है कि सिराजुद्दौला जाते हैं। जब सिराजुद्दौला वहाँ चले जाते हैं अपनी राजधानी, सिराजुद्दौला युद्ध का नेतृत्व मीर जाफ़र को सौंपकर अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद लौट जाता है। तब उसी दौरान मीर जाफ़र ने अपने बेटे मीरन को कहा कि पीछे से जाओ, नवाब की हत्या कर दो। इसके बाद
मीर जाफर का पुत्र, मीर जाफर का पुत्र, मीर जाफर का बेटा मीरन, मीरन पीछे से मुर्शिदाबाद पहुंचकर, मुर्शिदाबाद पहुंचकर सिराज की हत्या कर दी। सिराज की हत्या कर दी। इस प्रकार जो प्लासी का युद्ध था, बिना मैदान में लड़े ही सिराजुद्दौला बाहर गया और मीर जाफर के पुत्र ने धोखे से इसकी हत्या कर दी। और ठीक अगले दिन, यानी अगले मतलब तीसरे दिन 23 जून को हुआ, तो 25 जून 1757 को मीर जाफर क्या करता है, इस प्रकार सिराजुद्दौला द्वारा ही मीर जाफर को नेतृत्व कर मतलब सौंप देना, मैं इसे कह सकता हूँ या आप कह सकते हैं कि इस प्रकार सिराजुद्दौला द्वारा मीर जाफर को युद्ध के बीच में नेतृत्व सौंपना है, एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल थी। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि वो जब्र भी देखा इतिहास की नज़रों ने, वो जब्र भी देखा इतिहास की नज़रों ने, लम्हों ने खता की सदियों ने सज़ा पाई। गद्दार मीर जाफर की वजह से अब बंगाल अंग्रेज़ों के हाथों में चला गया। और 25 जून 1757 को, 25 जून 1757 को मीर जाफर मुर्शिदाबाद पहुंचकर अपने को नवाब घोषित कर देता है। देखिए, इसीलिए कहा जाता है हाकिम बैद रसोइया घर का भेदी दास, इसे बच के रहना चाहिए। देखिए, घर का भेदिया लंका ढाहे, एक कहावत कही गई है। तो सिराज के अपने लोगों ने ही अपने ही नवाब को सस्ते में बेच दिया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इतिहासकार के.एम. पाणिक्कर टिप्पणी करते हैं, प्लासी के युद्ध में जब लॉर्ड क्लाइव विजय हुआ, एक तरह से बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला युद्ध में, समझिए युद्ध में तो नहीं, मारा गया, अर्थात उसकी नवाबी समाप्त हुई। तो के.एम. पाणिक्कर एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है के.एम. पाणिक्कर। के.एम. पाणिक्कर, के.एम. पाणिक्कर कहते हैं इतिहास का कि मीर जाफर व बंगाल के धनी व्यक्तियों ने, मीर जाफर व बंगाल के धनी व्यक्तियों ने सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के हाथों
में हाथों सस्ते में बेच दिया, सस्ते में बेच दिया। ये तो बात कहते हैं पाणिक्कर जी। और उधर प्लासी युद्ध के समय कलकत्ता का जो गवर्नर था उस समय रोजर ड्रेक था, और जबकि सेनापति क्लाइव था। तो प्लासी के युद्ध के समय, प्लासी के युद्ध के समय कलकत्ता का गवर्नर, उसका नाम है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर हुआ करता था, जिसने माफ़ी भी मांगी थी, उसका नाम था रोजर ड्रेक। रोजर ड्रेक, कई बार नाम आ चुका है, इसे याद हो जाना चाहिए। और सेनापति लॉर्ड क्लाइव था, सेनापति लॉर्ड क्लाइव था। और लॉर्ड क्लाइव की इस बहादुरी के देखते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट्स ने, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट आया है जिसके नाम पर, वही पिट प्रधानमंत्री ब्रिटेन का हुआ करता था, उसने लॉर्ड क्लाइव को कहा ये तो स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ उनकी टिप्पणी हटा करके। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट महोदय ने, ये पिट नाम था, पिट ने क्लाइव को स्वर्ग से उतरा सेनापति कहा, स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति कहा। मतलब कहा कि ये स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति है। इतनी ज़्यादा तारीफ़ें हुई, इसको तमाम लोगों ने इसकी बहादुरी की। अब क्या होता है कि अब मीर जाफ़र तो धोखे से एक बन जाते हैं बंगाल का नवाब, लेकिन नवाब बन जा, केवल राजा के कुर्सी पर बैठ जाना ही सब पर्याप्त नहीं होता है, उसमें राजा के गुण होने चाहिए। अब देखते हैं अंग्रेज इनको कमज़ोर नवाब, यानी अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली ये थे। अंग्रेज सोचते थे कि ये तो हमारी कठपुतली, हम जो चाहेंगे वही इससे करवाएंगे। और सिराज तो कभी मानता नहीं था, क्यों, इसीलिए सिराज के खिलाफ तो अंग्रेजों ने तीन प्रतिद्वंदी उतार दिए थे। तो देखते हैं अब मीर जाफर जब नवाब बनता है, अब 57 से 60 3 साल के लिए मीर जाफर नवाब बनता है। मीर जाफर 1757 यानी 25 जून 1757 से लेकर के 1760 तक 3 वर्षों के लिए पहली बार नवाब बनता है। ये 2 बार नवाब बना है। अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली नवाब बना। अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली नवाब बना। यानी जो अंग्रेज चाहेंगे वही कराएंगे, यही कठपुतली का अर्थ हुआ यहाँ पे। मीर जाफर ने क्या किया, अब अंग्रेजों की मदद से नवाब बना था, तो इसको ये क्या करते, मीर जाफर ने अंग्रेजों को 24 परगना वाला क्षेत्र दिया कि अब ये वाला क्षेत्र आपको दे रहे हैं। ये कौन दे रहा है, मीर जाफर दे रहा है अंग्रेजों को। और लेकिन
लालच इनकी बढ़ती गई। मीर जाफर ने 3 वर्ष में 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को दिए। और हे हे एक का नाम था, हे नाम है, दूसरे का नाम है अमायत। हे तथा अमायत, हे तथा अमायत, ये 2 अंग्रेज अधिकारी हैं, अंग्रेज अधिकारी। नवाब के आगे अर्थात मीर जाफर के आगे, नवाब के समक्ष, नवाब के समक्ष 11 सूत्री मांग प्रस्तुत किए। तो 11 सूत्री मांग रखते हैं और मीर जाफर ने 3 वर्ष के भीतर अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए दिया। मीर जाफर ने 3 वर्ष के भीतर 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए दक्षिण अभियान के लिए दिया। कहा कि जो आप दक्षिण में युद्ध लड़ रहे हैं, ये इसलिए दे रहा था कि अंग्रेज यहाँ खूब पैसे दिया और संसाधन दिया कि ताकि अंग्रेजों का ध्यान बंगाल से हटकर दक्षिण की ओर चला जाए। तो जितना मांगा उससे ज़्यादा इन्होंने दिया, लेकिन अंग्रेजों की लालच बढ़ती गई अभी भी। तो अब 11 सूत्री मांग रख दिया। अब इनकी लालच बढ़ती गई। वे सोचते थे कि ये तो हमारे द्वारा बनाया गया नवाब है, हम जो चाहेंगे वो मांगेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि मीर जाफर ने अंग्रेजों को 24 परगना का क्षेत्र दिया, लेकिन अंग्रेजों ने मांग की नदिया और वर्धमान की। अंग्रेजों ने नदिया जिला है, नदिया तथा वर्धमान का क्षेत्र मांगा, वर्धमान का क्षेत्र मांगा। अब नदिया और वर्धमान का क्षेत्र मांगा, जो कि अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि मीर जाफर घुटन महसूस करने लगा। और उसी समय 1759 ईस्वी में बेदारा का युद्ध हो जाता है। इसी दौरान हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, 1759 ईस्वी में बेदरा या बेदारा का युद्ध में डचों को अंग्रेजों ने हराकर बाहर भगा दिया था। डचों को हराकर बाहर खदेड़ दिया था अंग्रेजों ने। और एक तो अब यहाँ डचों से खतरा इनका हट गया। अब बंगाल का नवाब इनका कठपुतली नवाब था। लेकिन जब ये दे रहा था 24 परगना वाला क्षेत्र और ये मांग रहे थे नदिया और वर्धमान, और इसके अलावा इनकी लालच दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। अंग्रेजों की मांग करते गए। हे अमायत ने 11 सूत्री मांग रख दी। अब धीरे धीरे मीर जाफर घुटन महसूस करने लगा और इधर अंग्रेजों को लगा कि अभी नवाब लायक नहीं, अब इसे हम हटाएंगे। तो अंग्रेजों ने 1760 में 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब पद से हटाने का संकल्प लिया। लेकिन उसी दौरान
अब इसे लगा मीर जाफर को कि स्थितियां अब बद से बदतर होती जा रही हैं। मीर जाफर ने स्वतः इस्तीफा दे दिया। मीर जाफर स्वतः नवाब के पद से हट गया। मीर जाफर स्वतः नवाब का पद छोड़ दिया। इसे घुटन होने लगी। अंग्रेजों की मांगें बढ़ती जा रही थी। तो जब ये पद से हट गया तो अगला जो नवाब बनता है मीर कासिम। मैं इसे मिटाऊंगा। अब 1760 में आ जाता है मीर कासिम, एक नया नवाब बनता है मीर कासिम। मीर कासिम 1760 में नवाब बना और 1760 से लेकर ये भी 3 साल तक, मतलब 1763 ईस्वी तक नवाब रहा। इसने आते ही पहला काम किया, देखिए जब मुर्शिद कुली खां नवाब बना तो अपनी राजधानी ढाका से उठाकर मकसूदाबाद कर दिया और मकसूदाबाद का नाम मुर्शिदाबाद कर दिया। लेकिन जब मीर कासिम नवाब बना बंगाल का तो ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से उठाकर मुंगेर कर दिया। आज मुंगेर बिहार का एक ज़िला है। मुंगेर का किला आज भी है। तो इसने क्या किया कि राजधानी, सबसे पहला कार्य किया कि राजधानी को मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कर मुंगेर कर दिया। स्थानांतरित कर मुंगेर को बनाया। तो जो राजधानी मुर्शिदाबाद होती थी अब वो मुंगेर हो गई मीर कासिम के ज़माने में। एक बात ही अच्छा। और 1763 ईस्वी में भारतीय व्यापारियों को भी कर मुक्त व्यापार की छूट दी गई। ये मीर कासिम ने क्या किया, अब जब अंग्रेजों को कर मुक्त छूट दी गई थी, इसने एक काम किया, भारतीय व्यापारियों को भी कर मुक्त छूट दे दिया। तो इसने 1763 में भारतीय व्यापारियों को भी कर मुक्त व्यापार की छूट। अब अंग्रेज इससे चिढ़ने लगे कि अभी तक हमें मिला था, अब उनको दे रहे हैं। और इसने एक काम किया कि जब मीर जाफर ने 24 परगना दिया तो अंग्रेजों की मांग बढ़ी कि हमको नदिया और वर्धमान दिया जाए। तो इसने अंग्रेजों को खुश करने के लिए वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव एक बार देकर पुनः वापस मांगा। वर्धमान, मिदनापुर तथा चटगांव एक बार देकर पुनः वापस मांग लिया। लेकिन अभी भी नदिया वाला क्षेत्र नहीं देता है मीर कासिम। अच्छा, इसी दौरान थोड़ा सा ऊपर मिटाएं। फ्रांसीसी सेना नायक को अपनी सेना में नियुक्त किया। फ्रांसीसी सेना नायक को अपनी सेना में
नियुक्त किया। जरा ये आप ही सोचिए, अंग्रेज तो जलते थे वैसे ही फ्रांसीसियों से, और इसने क्या किया कि कहा कि फ्रांसीसी जो बड़े कुशल लड़ाकू हैं, बड़े ट्रेंड हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए सेना नायक को अपने यहाँ नियुक्त कर दिया। अंग्रेज जल भुन गए इससे। और कलकत्ता में 148 अंग्रेजों की हत्या नवाब ने जर्मन सैनिक सुमरू के माध्यम से करवाई। कलकत्ता में नवाब ने, अब नवाब शब्द का मतलब मीर कासिम ने, कलकत्ता में नवाब ने 148 अंग्रेजों की हत्या एक जर्मनी का सैनिक था, जर्मन सैनिक, जिसका नाम था सुमरू के माध्यम से करवाई, के माध्यम से शुरू में तो जो अंग्रेज मांगे थे मीर जाफर से, उससे ज़्यादा ही अंग्रेजों को देने लगा। और लेकिन कुछ ऐसे कार्य किया कि अंग्रेज इसे जो है, इसे सुमरू को लोग इसे हार्डर भी कहा जाता है। सुमरू को हार्डर भी कहा जाता है, हार्डर भी कहा जाता है। तो इसने दिसंबर 1763 में अब क्या किए कि जब अंग्रेज इसके पास इसे दौड़ाते हैं, इस तरह से करते हैं, या मारने की साजिश रखते हैं, या युद्ध की पृष्ठभूमि बनती है, तो ये क्या करता है, मीर कासिम भागकर अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास शरण ले लेता है। इसने दिसंबर 1763 में भागकर अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास शरण ली। अब देखिए कैसे कैसे कटता बढ़ती चली जा रही है। अब इसको मैंने बड़ा संक्षिप्त में लिया। अगर मीर कासिम की बातें लिया, अन्यथा यहाँ पे ये समस्या हो जाती कि देखिए, मांगा इन्होंने, उससे मांगा था 24 परगना, वर्धमान नदिया, तो उन मीर जाफर ने केवल इनको 24 परगना दिया। ये नाराज थे। इसने क्या किया, मांगे 2 जिले नदिया और वर्धमान, और इसने दे दिया वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव, 3 दे दिया, लेकिन एक बार वापस भी ले लिया। और एक चीज़ और दे देता है ये उसी समय अंग्रेजों को, मीर कासिम, जो आज भी है, सिलहट का नाम सुने होंगे आप लोग। असम में एक स्थान है सिलहट। सिलहट में चूने का व्यापार होता था। तो सिलहट में, ये घटना तो बाद में घटित होती है, पहले सिलहट में जो इन्होंने दे दिया था इसको पावर, सिलहट में चूने के कारोबार में 50% हिस्सा अंग्रेजों को दिया। अब 50% हिस्सा अंग्रेजों को दे दिया, और साथ में एक काम और करता है कि 5 लाख रुपए देता है। 5 लाख रुपए अंग्रेजों को दक्षिण में अभियान के लिए।
दक्षिण में अभियान के लिए। क्यों दिया? कहा कि 5 लाख रुपए आप ले जाइए, दक्षिण में आप युद्ध वगैरह लड़िए। तो ये इसलिए दिया कि अब अंग्रेजों का ध्यान बंगाल से हटके दक्षिण की ओर हो जाएगा। लेकिन ऐसे में अंग्रेज मानने वाले कहाँ थे? और अगर बंगाल पर कोई बाह्य आक्रमण होगा तो कंपनी बंगाल का साथ देगी। कंपनी मतलब अंग्रेज, ठीक। यहाँ एक शर्त और थी, अगर बंगाल पर कोई आक्रमण होगा तो कंपनी बंगाल का साथ देगी, अर्थात नवाब का साथ देगी। शादी, ये तमाम बातें की गई थी। लेकिन मीर कासिम ने अंग्रेजों की मांग से अधिक दिया। इसमें उसकी दूरदर्शिता यही थी कि अंग्रेज अपना ध्यान बंगाल से हटाकर दक्षिण की तरफ कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और तमाम ऐसी बातें आती गई और अब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच दरार बढ़ती चली गई। अब यहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। होता यह है कि जब उसी दौरान इसने राजधानी तो परिवर्तन किया ही किया था, अपने राज को बढ़ाने के लिए, राज्य को आपात स्थिति से लड़ने के लिए अतिरिक्त राजस्व दर बढ़ा दिया था कि मालगुजारी और राजस्व बढ़ा दिया था कि थोड़ा खजाना और बढ़ जाए, ताकि कोई इमरजेंसी ऐसी आए, कोई आपातकाल ऐसा आए तो उसे निपटा जा सके। लेकिन कुछ इतिहासकार का मानना है, या पहले इसी दौरान 1763 की ही बात मान लीजिए, मतलब इसी दौरान मुगल बादशाह शाह आलम, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, शाह आलम द्वितीय का हमला हो जाता है। हमला बंगाल पर हो जाता है। अब देखिए, लेकिन कुछ इतिहासकार ब्लेम करते हैं, आरोप लगाते हैं, ये हमला जानबूझकर मीर कासिम ने अपने ऊपर करवाया था ताकि अंग्रेज मारे जा सके, अंग्रेजों से मुक्ति मिले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब दिसंबर 1763 में ये मीर कासिम भाग करके कहाँ चला जाता है? अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास शरण ले लेता है। अब आगे होगा बक्सर का युद्ध। क्लास लंबी हो जाएगी। इतिहास को रसास्वादन करने के लिए कहा जाता है कि हिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को पढ़ो सुबह सफा। तो इसलिए इस क्लास को लंबी ना करते हुए यहीं पर हम लोग विराम लेते हैं, और अगला लेक्चर यानी अगली कड़ी में हम लोग बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे और साथ में इलाहाबाद की संधि के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।